Depreciation charges are a, चार ऑप्शन, कैश एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। ये कैश एक्सपेंस नहीं होता। कहाँ कैश, डिप्रिसिएशन में हम कौन सा कैश लेकर के आते हैं या कैश इन्वॉल्व होता है। ये फाइनेंशियल एक्सपेंस भी नहीं होता, मतलब फाइनेंशियल एक्सपेंस कहीं ना कहीं कैश एक्सपेंस से रिलेटेड है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी नहीं, ये बेसिकली नॉन कैश एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन सी इज द एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बुक वैल्यू मीन्स। अब बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? बुक वैल्यू मीन्स, फोर ऑप्शंस, एक्सपेक्टेड सेल प्राइस, book value means current market price if purchased now, book value means value as shown in the books of accounts, और book value means original acquisition price। देखिए ओरिजिनल एक्विजिशन प्राइस तो हो नहीं सकता, क्योंकि ओरिजिनल एक्विजिशन प्राइस इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वैल्यू एज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक वैल्यू का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू शो की गई है उसी की बात की जा रही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन कह रहा है 10% डेप्रिसिएशन ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑन एन असेट कॉस्टिंग 50,000 इन द सेकेंड ईयर ऑफ इट्स यूज विल बी। अगर हम 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हम यूज कर रहे हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं और उस असेट पे इस्तेमाल कर रहे हैं जिस असेट की कॉस्ट 50,000 है, तो आपको मालूम है पहले साल तो पूरा 50,000 पे 5,000 लगेगा 10%। अब 50,000 पे 5,000 आप माइनस कर दीजिए, बचा कितना 45,000। अब बैलेंसिंग मेथड है तो 45,000 का 10% लगेगा, तो सेकेंड ईयर में कितना लगेगा 4,500। 4,500 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, आई जस्ट होप कि मैं जो ओरली बोल रहा हूं वो शायद आप समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे होंगे तो प्लीज कॉमेंट जरूर कीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है। और समझ रहे होंगे तो भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर द एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था ना, एन्युटी मेथड में अमाउंट भी फिक्स होता है और टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स होता है। द अमाउंट ऑफ टोटल डिप्रिसिएशन इज डिटरमाइंड बाय। तो एन्युटी मेथड में जो अमाउंट है ना टोटल डिप्रिसिएशन का, वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एडिंग द कॉस्ट ऑफ असेट एंड इंटरेस्ट देयरऑन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन एडिंग द कॉस्ट ऑफ असेट एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। तीसरा ऑप्शन डिडक्टिंग द स्क्रैप वैल्यू इंटरेस्ट फ्रॉम असेट कॉस्ट। और चौथा डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द असेट कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एडिंग द कॉस्ट ऑफ असेट एंड इंटरेस्ट देयरऑन। तो एन्युटी मेथड में क्या होता है कि जो कॉस्ट है, अमाउंट जो हम टोटल निकालते हैं ना डिप्रिसिएशन का, वो कॉस्ट प्लस उसका इंटरेस्ट हम जोड़ करके निकालते हैं। ठीक है, और वो फिक्स्ड होता है रेगुलर बेसिस पे। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एज पर द सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ईयर्स डिजिट मेथड द्वारा जो डिप्रिसिएशन है वो कैसे हम चार्ज करते हैं? ठीक है, इट इज जस्ट लाइक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो इसमें गोज ऑन इंक्रीजिंग, डिप्रिसिएशन का अमाउंट गोज ऑन इंक्रीजिंग होता है, गोज ऑन डिक्रीजिंग एवरी ईयर हो जाता है। ठीक है, या कीप्स कांस्टेंट ओवर द लाइफ ऑफ द असेट, या नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गोज ऑन डिक्रीजिंग एवरी ईयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 23, which method of depreciation would you recommend for local mine, sorry for coal mines। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम कोल माइंस की बात कर रहे थे, तो कोल माइंस के लिए आप कौन सा मेथड इस्तेमाल कीजिएगा? तो आपको मालूम है क्या हम इसमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं, ऑप्शन वन। क्या हम इसमें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यूज करेंगे? क्या हम इसमें सम ऑफ ईयर्स डिजिट यूज करेंगे? या हम इसमें डिप्लेशन मेथड यूज करेंगे? तो आप बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल सही, डिप्लीशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोल माइंस डिप्लीट होते हैं ना, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इस चीज में, इसीलिए टाइम खोटी नहीं करने का, लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे जाने का। इन सिंकिंग फंड मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, अगर डिप्रिसिएशन का मेथड है सिंकिंग फंड, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड यू डेबिट फॉर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन। इनमें से कौन सा अकाउंट आप डेबिट करेंगे डिप्रिसिएशन दिखाने के लिए? वी हैव फोर ऑप्शन। क्या हम असेट अकाउंट डेबिट करेंगे? क्या हम सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट करेंगे?
क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे? तो हम देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो भैया पार्टनरशिप में जाता है, पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए, जो भी बचा कुचा प्रॉफिट का हिस्सा होता है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ऐसे घटिया घटिया एग्जांपल्स जो ऑप्शन है ना, उसे आप पहले काट दिया कीजिए, ठीक है। तो इन्होंने बोला सिंकिंग फंड मेथड जो है डिप्रिसिएशन का, अकाउंट वुड बी डेबिटेड टू प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम अकाउंट को डेबिट करेंगे सिंकिंग फंड मेथड के हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा आखिरी क्वेश्चन, इन द सिंकिंग फंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, सिंकिंग फंड डेप्रिसिएशन के हिसाब से जो अमाउंट है ना डेप्रिसिएशन का, पहला ऑप्शन फ्लक्चुएट करेगा एवरी ईयर, फ्लक्चुएट करने का मतलब होता है बढ़ना या घटना। दूसरा कह रहे रिमेन्स कांस्टेंट एवरी ईयर, ठीक है। तीसरा कह रहे गोज ऑन इंक्रीजिंग एवरी ईयर, और चौथा कह रहे गोज ऑन डिक्रीजिंग एवरी ईयर। तो सिंकिंग फंड मेथड के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है ना, वो रिमेन्स कांस्टेंट एवरी ईयर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The methods designed to provide funds for the replacement of asset is the, हमें वो मेथड बताना है जहां पे हम डेप्रिसिएशन में एक फंड बना लेते हैं जिससे लास्ट में जाकर के हम अपने असेट को रिप्लेस कर सकें। उस मेथड को क्या कहते हैं? वे हैव 4 ऑप्शंस। पहला है डेप्लेशन मेथड, दूसरा ऑप्शन है सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड, तीसरा ऑप्शन है डेप्रिसिएशन एट रिप्लेसमेंट प्राइस, और चौथा ऑप्शन है डेप्रिसिएशन फंड मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डेप्रिसिएशन फंड मेथड। डेप्रिसिएशन फंड मेथड में क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हैं, उसको एक जगह पे हम इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं तब तक जब तक डेप्रिसिएशन का टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाता। और जैसे ही टाइम पीरियड पूरा होता है तब तक हमारे पास एक अच्छा खासा अमाउंट आ जाता है ताकि हम एग्जिस्टिंग एसेट को रिप्लेस कर सकें। इतना पैसा आ जाता है कि हम एक नया एसेट खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज वन अकॉर्डिंग टू विच, जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कराने का, वो इनमें से कौन सा मेथड है, उसमें क्या होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। सबसे पहले कह रहे हैं द रेट परसेंट एंड ऑल्सो द अमाउंट आर रिड्यूस्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, सॉरी द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, वो भी ईयर टू ईयर कम हो रहा है, और साथ ही साथ जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन का वो भी ईयर टू ईयर कम हो रहा है। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमाउंट कम होता है ईयर टू ईयर, लेकिन रेट जो परसेंटेज है डेप्रिसिएशन का वो कभी कम नहीं होता। तो ऑप्शन 1 गलत जवाब है। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ विच डेप्रिसिएशन प्रोवाइड्स गेट्स रिड्यूस्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। हाँ, ये सही जवाब हो सकता है। अभी आगे देख लेते हैं। अगला कह रहे हैं द रेट परसेंट गोज ऑन डिमिनिशिंग एवरी ईयर। यहां पे भी ये कह रहे हैं कि जो परसेंटेज है ना, रेट परसेंट, वो डिमिनिश हो रहा है ईयर टू ईयर। आप हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी परसेंटेज रिड्यूस नहीं होता। मतलब समझिएगा, अगर बोला है 10% डेप्रिसिएशन, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि फर्स्ट ईयर में 10%, दूसरे साल 9%, फिर तीसरे साल 8%। ये परसेंटेज कभी कम नहीं होता। हाँ, जिस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं वो अमाउंट कम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है, द अमाउंट ऑफ विच डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड गेट्स रिड्यूस्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन हैंड टूल्स। जो हैंड टूल्स होते हैं ना, हाथ से इस्तेमाल करने वाले टूल्स होते हैं, उनके लिए जो डेप्रिसिएशन का जो मेथड है, जो एप्रोप्रिएट मेथड है, वो कौन सा मेथड है? क्वेश्चन यही है, फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन हैंड टूल्स द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज। तो वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है रिप्लेसमेंट मेथड, दूसरा ऑप्शन है रिवैल्यूएशन मेथड, तीसरा ऑप्शन है डिप्लेशन मेथड, और चौथा है नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रिवैल्यूएशन मेथड। हम रिवैल्यूएशन मेथड के बेसिस पे हैंड टूल्स को रिवैल्यू करेंगे और उसके ऊपर हम उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस असेट्स हैव बीन लेड बाय द। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, जो रेट है डेप्रिसिएशन का अलग अलग एसेट्स पे, वो कहां पे बोला गया है, कहां पे बताया गया है? वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में बताया गया है, वो ICAI द्वारा बताया गया है,
कंपनीज एक्ट 1956 में बोला गया है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंपनीज एक्ट 1956 में हर एसेट के जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो चीज मेंशन की गई है। कंपनीज एक्ट 1956 में ये चीजें मेंशन की गई हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा द पोर्शन ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द असेट ईयर येट टू बी एलोकेटेड इज नोन एज, ठीक है। एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द असेट ईयर अभी भी एलोकेट करना है, उसका पोर्शन वाइज उसे एलोकेट करना है। ये कहां होता है? ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड में होता है, ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू में होता है, ये रियलाइजेबल वैल्यू में होता है, या ये सैल्वेज वैल्यू में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड वो मेथड होता है जहां पे जो पोर्शन होता है ना एक्विजिशन का कॉस्ट ऑफ द असेट ईयर येट टू बी एलोकेटेड, वो यहां होता है। कि देखिए रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हम पूरा सॉल्व करके चेक करते हैं कि देखिए रिटन डाउन वैल्यू मेथड में कभी भी असेट की वैल्यू जीरो नहीं होती, पहली चीज। दूसरी बात कि अगर हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है तो वो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो कितने साल तक जाएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि अगर 10% है तो जाहिर सी बात है 10 साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में 15 ईयर्स है तो कितना टाइम लगेगा, 10 ईयर्स है कितना टाइम लगेगा, 8 ईयर्स है तो उसको एलोकेट करना बाकी रहता है। तो क्वेश्चन यही कह रहा था, जिसका ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन। सेकेंड ऑप्शन इज वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, थर्ड ऑप्शन इज एलोकेशन, और चौथा ऑप्शन है एप्रोप्रिएशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन। हम एलोकेट करते हैं किसी एसेट की लाइफ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वुड रिड्यूस डेप्रिसिएशन चार्जेस एवरी ईयर? इनमें से कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड हर साल डेप्रिसिएशन चार्जेस कम कर देता है? स्ट्रेट लाइन मेथड में कभी कम नहीं होता, हमेशा फिक्स रहता है। एन्युटी मेथड में भी फिक्स रहता है, एक हिसाब से बराबर चलता है। रिटन डाउन मेथड में हमेशा कम होता है, आपको मालूम है ये बात। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू घटती चली जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वुड चार्ज यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर? तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है आपको मालूम है ना? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, सिमिलर, बराबर, फिक्स्ड। तो जैसे ही फिक्स्ड की बात आ गई तो आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड वो मेथड होता है जहां पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल दिया जाता है, ठीक है। तो जब भी यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड। बाकी के मेथड्स भी हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा मार्क आउट द मेथड इन विच द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। आपको क्या करना है, आपको वो मेथड बताना है जहां पे जो एब्सोल्यूट अमाउंट है डेप्रिसिएशन का वो स्टार्टिंग से अंत तक बराबर रहता है। तो ये अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, लेकिन अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। ये एन्युटी मेथड है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, एंड ऑल ऑफ द अबव। देखिए इन्होंने बोला है कि आपको एक ऐसा मेथड बताना है जिसमें जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो कांस्टेंट रहेगा स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक। तो इस क्वेश्चन में एन्युटी मेथड भी सही जवाब है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड भी सही जवाब है, और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी सही जवाब है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल द अबव, ठीक है। The depreciation value after 2 years of an asset costing 10,000 depreciated at 10% on fixed installment is dash and on reducing balance method is dash। इन्होंने बोला कि आपके पास एक असेट है जिसकी वैल्यू 10,000 रुपीज है, 2 साल के बाद फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के बेसिस के ऊपर, जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है उसके बेसिस पे आपके एसेट की वैल्यू क्या होगी और रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से क्या होगी। हमें बताना है कि आपके पास जो असेट है वो 10,000 रुपीज का है। जो स्ट्रेट लाइन मेथड है जिसमें फ्लैट 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है, 2 साल के बाद अगर ऐसा डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो आपके एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि स्ट्रेट रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जो दूसरा मेथड है वो अगर हम अप्लाई करें तो आपके एसेट की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है 8,100 एंड 8,000, दूसरा ऑप्शन है 9,000 एंड 8,000, तीसरा ऑप्शन है 8,000 एंड 8,100,
और आखिरी ऑप्शन है 8000 एंड 9000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 8000 एंड 8100। अब आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो 10,000 का 10% कितना हुआ, 1000। तो 2 साल में आपने कितना डिडक्ट कर दिया, 2000। तो 10,000 में 2000 जब आप माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 8000। ठीक है। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, वो एक हिसाब से पहले साल 1000 गया, अब बचा 9000। 10,000 का एसेट था, पहले साल 1000 चला गया, बचा 9000। 9000 का 10% होता है 900। तो टोटल 1900 डिडक्ट करेंगे 10,000 में, तो आपका आंसर कितना आएगा, 8100। ठीक है। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोगों को इस चीज की जानकारी बिल्कुल होगी, इतना मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल जिनको दिक्कत हो रही है मैंने उनके लिए एक्सप्लेन किया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द असेट अकाउंट इज डेबिटेड विथ इंटरेस्ट इन द डैश मेथड। जो असेट अकाउंट है वो डेबिट किया जाता है, जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो किस मेथड द्वारा चार्ज किया जाता है। पहला ऑप्शन एन्युटी द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सम ऑफ ईयर्स डिजिट द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सर्विस आवर्स द्वारा, और चौथा ऑप्शन है इंश्योरेंस पॉलिसी द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एन्युटी। एन्युटी वो मेथड है जहां पे जो असेट अकाउंट है उसमें असेट अकाउंट इज डेबिटेड विथ इंटरेस्ट। ठीक है। जो एन्युटी मेथड होता है ना डेप्रिसिएशन का, वहां पे जो असेट अकाउंट होता है उसको इंटरेस्ट से हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एसेट इज नेवर रिड्यूस टू जीरो इन द डैश मेथड। जो एसेट है वो कभी भी जीरो नहीं होता इस गिवन मेथड में। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला एन्युटी मेथड, दूसरा स्ट्रेट लाइन मेथड, तीसरा रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और चौथा सम ऑफ ईएस डिजिट मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आपको भी जानकारी है कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड वो मेथड होता है जहां पे कभी भी असेट की वैल्यू जीरो नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अगला क्वेश्चन है हमारा, लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज जनरली डेप्रिशिएटेड बाय द डैश मेथड। जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है ना, वो उसमें जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो किस मेथड द्वारा लगाया जाता है। पहला ऑप्शन है इंश्योरेंस पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, तीसरा ऑप्शन है एन्युटी, और चौथा ऑप्शन है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है उसमें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट द्वारा डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चार्जेस डैश एवरी ईयर। जो स्ट्रेट लाइन मेथड है डेप्रिसिएशन का, वो हर साल जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो इस हिसाब से चार्ज करता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला द सेम अमाउंट, दूसरा अ रिड्यूस्ड अमाउंट, तीसरा एन इंक्रीज्ड अमाउंट, और चौथा नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, द सेम अमाउंट। ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है डेप्रिसिएशन का, वो चार्ज करता है सेम अमाउंट एवरी ईयर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द बुक वैल्यू ऑफ एन असेट डैश, ठीक है, of an asset dash if the depreciation method is charged from fixed installment to diminishing balance rate remaining the same। ठीक है। इन्होंने बोला हम अगर हमारे जो असेट है उसकी बुक वैल्यू क्या होगी अगर हम जो डेप्रिसिएशन का मेथड है उसे हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट से चेंज करके डिमिनिशिंग बैलेंस में अगर हम चेंज कर दें। ठीक है, बदल दें। पहले हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड लेकर के चल रहे थे, अब हमने उसे बदल करके डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कर दिया है। तो हमारी बुक वैल्यू जो होगी ना असेट की, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। इट विल डिक्रीज, इट विल रिमेन्स द सेम, इट विल डबल्स, या इट विल इंक्रीज। तो हमारी बुक वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी। इट विल इंक्रीज, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो होगा कंपैरेटिवली कम होता चला जाएगा और असेट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। बढ़ती चली जाएगी का मतलब एज वी कंपेयर इट टू विथ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में कंपैरेटिवली कम हो जाएगा और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में कंपैरेटिवली थोड़ा बढ़ा दिखेगा हमें। तो बुक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी अगर हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में चेंज करते हैं अपने डिप्रिसिएशन मेथड को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द फ्यू असेट्स दैट इज यूजुअली नॉट डेप्रिशिएटेड इज। इनमें से कौन सा एसेट नॉर्मली डिप्रिशिएट नहीं होता है। पहला है हेवी मशीनरी,
दूसरा है पेटेंट्स, तीसरा है बिल्डिंग और चौथा है गुडविल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुडविल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, appreciation in the market value of a fixed asset will be recorded in the books of accounts only at the time of dash of asset। ठीक है, अगर किसी असेट की वैल्यू में एप्रिसिएशन होता है, एप्रिसिएशन का मतलब डेप्रिसिएशन का उल्टा होता है एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन में वैल्यू बढ़ती है, तो इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस टाइम राइट डाउन करेंगे। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शन। पहला है सेल ऑफ असेट, जब हम असेट को बेचेंगे तो जो अमाउंट रियलाइज होगा तब हम लिखेंगे। दूसरा ऑप्शन है प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट एट द एंड ईयर, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब लिखेंगे। तीसरा ऑप्शन है मॉर्गेज ऑफ एसेट, जब हम असेट को गिरवी रखेंगे। और चौथा कह रहे हैं इंश्योरेंस ऑफ असेट, जब हम असेट का इंश्योरेंस कराएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जब हम किसी असेट को बेचेंगे तो हम उसका एप्रिसिएशन बता सकते हैं कि इसमें कितना एप्रिशिएट किया है, इसकी वैल्यू कितनी बड़ी है, क्योंकि हमने बुक वैल्यू के हिसाब से उसे कम करके दिखाया था डेप्रिसिएशन चार्ज कर करके। लेकिन जब हम उसे बेचने गए तो हो सकता है कि हमें बुक वैल्यू के कंपैरेटिव ज्यादा सेलिंग प्राइस मिले, तो ये जो एप्रिसिएशन हुआ वो सेलिंग टाइम ही हमें पता चलेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है सेल ऑफ असेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, when expired utility of a physical asset is to be recorded, it is known as। जो एक्सपायर्ड यूटिलिटी है किसी भी फिजिकल एसेट की, जब हम उसे रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपायर्ड यूटिलिटी बोले तो वियर एंड टियर, एक्सपायर्ड यूटिलिटी मतलब वियर एंड टियर। ठीक है, इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, इट इज कॉल्ड एमोर्टाइजेशन, इट इज कॉल्ड डिप्लीशन, इट इज कॉल्ड नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ये एक्सपायर्ड यूटिलिटी है किसी भी फिजिकल एसेट की, जब भी हम उसे रिकॉर्ड करेंगे उसे हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, in the previous method of depreciation the asset always appears at dash price। जो पिछला मेथड था डेप्रिसिएशन का, जो हमने अभी बात किया था, क्या बात किया था हमने? जो एक्सपायर्ड यूटिलिटी, जो फिजिकल एसेट वाली बात की थी अभी, जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं। मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं आपके लिए, व्हेन एक्सपायर्ड यूटिलिटी ऑफ फिजिकल एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड इट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। अब यहां सवाल पूछा गया, इन द प्रीवियस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द एसेट ऑलवेज अपीयर्स एट डैश प्राइस, इट विल अपीयर एट। तो पिछले मेथड के हिसाब से जो असेट है वो किस प्राइस पे अपीयर करेगा? इट विल अपीयर एट कॉस्ट प्राइस, इट विल अपीयर एट मार्केट प्राइस, इट विल अपीयर एट रीवैल्यूड प्राइस, और इट विल अपीयर एज नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इट विल अपीयर एज अ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस के बेसिस के ऊपर ही तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ एन्युटी मेथड, जो एन्युटी मेथड है ना, द इंटरेस्ट इज डैश टू बी असेट। तो इंटरेस्ट हम क्या करेंगे? असेट में डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, या तो हम डेबिट करेंगे या तो क्रेडिट करेंगे, या नन ऑफ द अबव। तो आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं इसको, हम इसको डेबिट करते हैं। इन केस ऑफ एन्युटी मेथड, जो एन्युटी मेथड होता है ना डेप्रिसिएशन का, तो उसमें हम क्या करते हैं हमेशा, द इंटरेस्ट जो होता है ना उसे हम असेट में डेबिट करके दिखाते हैं। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन पहले ऐसा सवाल आया था। आई होप कि अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको ये आंसर बिना बताए ही पता चल गया होगा। तो इन केस ऑफ एन्युटी मेथड द इंटरेस्ट इज डेबिटेड टू द एसेट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ एन्युटी मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू डैश अमाउंट। पिछले बारे में पूछा था कि इंटरेस्ट इज डेबिटेड टू द एसेट, ये भी बिल्कुल वही सवाल है। अगर आप पिछला क्वेश्चन याद करें तो बिल्कुल सही है, एकदम सेम है, बस फिल इन द ब्लैंक्स चेंज हो गया है। ठीक है, यहां क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन केस ऑफ एन्युटी मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू डैश अमाउंट। कहां पे अमाउंट को क्रेडिट किया जाता है? एसेट में क्रेडिट करते हैं, डेप्रिसिएशन फंड में करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं, नन ऑफ द अबव में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। हम असेट में क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन के अमाउंट को क्रेडिट करते हैं। हम इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट क्या करते थे? असेट साइड में डेबिट करते थे। ठीक है, इंटरेस्ट, और डेप्रिसिएशन को असेट साइड में हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन फंड मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड के हिसाब से द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर्ड टू। जो प्रॉफिट है ऑन द सेल ऑफ डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट, उसे हम कहां ट्रांसफर करेंगे? किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे?
पहला ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है डेप्रिसिएशन फंड, तीसरा ऑप्शन है असेट, चौथा ऑप्शन है जनरल रिजर्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डेप्रिसिएशन फंड में हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन फंड मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन फंड में हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हम ट्रांसफर करते हैं, ताकि जैसे ही डेप्रिसिएशन की ईयर्स कंप्लीट हो वैसे ही हम उस पैसे को लेकर के अपने एसेट को रिप्लेस कर लें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन कह रहा है इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन फंड मेथड द बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। ठीक है, डेप्रिसिएशन फंड मेथड के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में जो बैलेंस है उसे हम कहां ट्रांसफर करेंगे? पहला ऑप्शन जनरल रिजर्व, दूसरा ऑप्शन असेट अकाउंट, तीसरा ऑप्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और चौथा ऑप्शन नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा असेट अकाउंट। हम उसे कहां ट्रांसफर करने वाले हैं? असेट अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन फंड मेथड एनी बैलेंस लेफ्ट इन द असेट अकाउंट आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट इट ट्रांसफर्स टू डैश अकाउंट। ठीक है, इन्होंने बोला डेप्रिसिएशन फंड मेथड के हिसाब से अगर कोई बैलेंस बचता है असेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन फंड को ट्रांसफर करने के बाद, तो इट ट्रांसफर टू डैश अकाउंट। तो वो जो बैलेंस बचेगा उसको हम किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, वो डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जनरल रिजर्व में जाएगा, एनएन में जाएगा। तो वो कहां ट्रांसफर होगा? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल, दैट इज एन्युटी मेथड डैश फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। जो एन्युटी मेथड है, क्या वो असेट को रिप्लेसमेंट करने के लिए कुछ प्रोवाइड करता है कि नहीं प्रोवाइड करता? डज नॉट प्रोवाइड फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ असेट, डज प्रोवाइड फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, मे प्रोवाइड, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो एन्युटी मेथड है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी फंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। आई जस्ट होप कि इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो।